नमस्कार। क्या आप जीन शार्प को जानते हैं? यदि नहीं तो आज जान लीजिए। जीन शार्प एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लंबे शोध के पश्चात कई सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। इस पुस्तक सहित कई पुस्तकों में उन्होंने 100 से अधिक ऐसे तरीके बताए जिसके माध्यम से आप किसी भी सरकार को एक लोकतंत्रात्मक और अहिंसात्मक ढंग से ध्वस्त कर सकते हैं, और इन्हीं को हम जानते हैं जीन शार्प थ्योरी के नाम से। इस काम के लिए आपको एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना होगा जो बाहरी सतह से देखने पे अहिंसात्मक लगे, जो शांति की बात करे जब सामान्य जनमानस के बीच हो और उनकी मांगे भी वैधानिक हो। लेकिन यही आंदोलन आगे चलकर सभी गवर्नमेंट एजेंसीज के कामों में बाधा उत्पन्न करेंगे, धीरे धीरे सरकार को पूरे राष्ट्र में प्रभावहीन बनाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब सरकार अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। जीन शार्प थ्योरी केवल एक सिद्धांत नहीं है। जीन शार्प थ्योरी का कई जगह प्रयोग किया गया है और वह पूर्णतः सफल भी रहा है। उदाहरण के लिए हम इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर को ले सकते हैं, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ को एकत्रित किया गया, न्यूज़ बनी, मार्केट डाउन होने लगी और एंड एज अ रिजल्ट होस्नी मुबारक की सरकार गिर गई। इसी तरीके से यूक्रेन ने भी रशिया के विरुद्ध जीन शार्प थ्योरी को अपनाया था। हांगकांग में लाखों लोगों की भीड़ को एकत्रित किया, उद्योग, बैंक सभी धीरे धीरे बंद होने लगे। 76 दिन तक यह विध्वंस जारी रहा, और रशिया के साथ आखिर क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। आइए देखते हैं जीन शार्प थ्योरी के कुछ तरीके। पहला, स्वयं के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करो। दूसरा, रास्तों को ही डिस्ट्रॉय कर दो, आवागमन बाधित कर दो, जिससे कि कोई भी सुरक्षा दल घटनास्थल तक पहुंच ही ना सके। और तीसरा, और जो सबसे प्रमुख मेरे को लगता है, वह यह कि अग्निशमक दल के वाहनों को ही अग्नि के हवाले कर दो, जिससे कि बाकी शहर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर काबू ना पाया जा सके। क्या आपको नहीं लगता कि विगत वर्षों में हो रहे दिल्ली दंगों में इन सभी चीज़ों को अपनाया जा रहा है? दिल्ली में जो भी दंगे हुए वह धार्मिक दंगों की आड़ में सरकार को प्रभावहीन बनाने का एक प्रयास था। सरकार एक्टिव थी, इसलिए वह प्रयास विफल रहा। क्या आपको वाकई में लगता है कि कोई व्यक्ति एक एक्ट के विरोध में, एक सरकार के विरोध में अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर एसिड अटैक करेगा, मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बम फेंकेगा? और यदि बुरी से बुरी स्थिति में हम यह मान भी लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि उस तक यह सभी सामान कहाँ से पहुँच रहे हैं। दिल्ली दंगों के पश्चात आम आदमी पार्टी की ओर से सभासद ताहिर हुसैन को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया। उसके पास भारी मात्रा में नुकीले पत्थर, एसिड पैकेट्स, मोलोटोव कॉकटेल बरामद किए गए, और वह इन सभी का क्या कर रहा था? ये सभी चीज़ों को उन हमलावरों को, उन पत्थरबाजों को दे रहा था जो स्वयं के सुरक्षा बल और स्वयं की राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचा रहे थे। और ये सभी दंगे बिना किसी इलीगल फंडिंग के पॉसिबल नहीं है। और इसी के पीछे का सच जानने के लिए जब आईबी ऑफिसर रिंकू शर्मा ने अपनी जांच शुरू की, तो हम सभी जानते हैं किस बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। पहले 4 से 5 लोग उनको ज़बरदस्ती घर में लाए, उनकी वहाँ पर चाकू से हत्या कर दी गई। हत्या के पश्चात उनके शरीर में छेद कर दिए गए, उसमें एसिड डाल दिया गया, और दरिंदों को यहाँ पर भी रहम नहीं आई तो उनके शव को गटर में फेंक दिया गया। कुछ इसी बर्बरता के साथ भारतीय सेना के वीर सैनिक सौरभ कालिया जी की हत्या की गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को पाकिस्तान की घुसपैठ की सूचना मिली, उस वक्त भारत ने जवाब में अपनी एक टुकड़ी भेजी, जिसमें वीर सौरभ कालिया जी भी उपस्थित थे। किसी तरीके से पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया, उनकी जबान काटी, उनके धीरे धीरे सभी अंग काटे और उनके शवों के अनगिनत टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह दोनों हत्या एक ही मानसिकता से प्रेरित है? वापस आते हैं अपने विषय पर। दिल्ली दंगों के बाद मीडिया का एक बड़ा तबका तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह केवल यह बताने में जुट गया कि दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे भारत में केवल मुस्लिमों की ही हत्या हो रही है, मुस्लिम ही डर के बीच में अपना जीवन जी रहे हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत है। वास्तव में हिंदू ही डर के बीच में अपना जीवन जी रहे हैं। हिंदुओं की ही संपत्ति को जलाया गया, हिंदुओं की ही सर्वाधिक हत्या की गई। इस संबंध में भी जीन शार्प ने अपना एक सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार यदि आपको सामान्य जनमानस के बीच में अपना नैरेटिव बिल्ड करना है, चाहे वह फेक न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे नेगेटिव न्यूज़ के माध्यम से हो, तो इसके लिए आपको एक ऐसे पेड एक्टिविस्ट और पेड मीडिया जर्नलिस्ट का ग्रुप चाहिए होगा
जो किसी भी प्रकार से जनता का ब्रेन वॉश करें आपके इशारे पर, चाहे वह एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से हो, जस्ट एन एग्जांपल ध्रुव राठी, चाहे वह एंटरटेनमेंट के माध्यम से हो जैसे कुणाल कामरा, या फिर सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्यूट्रल जर्नलिज्म के नाम पर हो जैसे रवीश कुमार, बरखा दत्त, अरफा खानम शेरवानी, अनगिनत लोग हैं। भारत विश्व का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां पर उस व्यक्ति को राष्ट्रभक्त माना जाता है जो उसी देश में रहकर, उसी देश का खाकर, उसी देश के खिलाफ नारे लगाता है, उसी देश से आज़ादी की मांग करता है। वास्तव में आज़ादी तो चाहिए, लेकिन इन जैसे मूर्खों को नहीं। वास्तविक आज़ादी भारत और स्वयं भारतीयों को चाहिए, इन जैसे मूर्खों से, जो भारतीयों के पैसे पर अपना जीवन यापन करते हैं, जो भारतीयों के पैसे पर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और भारत की छवि भी धूमिल करते हैं।